हाँ जी बेटा, देखिए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कल बेटा आपको बताया था, जो इन तीन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर दे। 3 कंडीशंस बेटा मैंने बताई थी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी बेटा, चैट बॉक्स में लिखो। हाँ जी बेटा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वो होगा जो इन 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर दे। वेरी गुड। या तो बेटा वो किसी कंपनी का क्या होना चाहिए, डायरेक्टर। हाँ जी बेटा। ठीक है बेटा, डायरेक्टर बेटा वो पार्ट टाइम भी हो सकता है और फुल टाइम। हाँ जी बेटा, दूसरी बात, अगर कोई एम्प्लॉय फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो सेकंड कंडीशन बेटा बताई थी, उस कर्मचारी का कंपनी के अंदर सारवान हित होना चाहिए। सारवान हित को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। हाँ जी बेटा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का बेटा मीनिंग क्या होता है, कल आपको बताया था। यदि किसी कर्मचारी के पास किसी कंपनी के 20% वोटिंग पावर वाले शेयर हैं, हाँ जी बेटा, कम से कम एट लिस्ट होल्डिंग ऑफ 20% वोटिंग पावर शेयर्स। वोटिंग पावर वाले बेटा शेयर कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर्स को जनरली हम वोटिंग पावर वाले शेयर्स बोलते हैं। ठीक है जी। तो या तो कोई व्यक्ति कंपनी का डायरेक्टर है तो भी वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। अगर कोई कर्मचारी जिसका कंपनी के अंदर बेटा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, यानी कि उसके पास उस कंपनी के 20% कम से कम वोटिंग पावर वाले शेयर है, तो वो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा। अच्छा, कंपनी के अलावा किसी और केस में देखना हो स्पेसिफाइड, कोई जरूरी थोड़ी है बेटा एम्प्लॉयर कंपनी होगी। एम्प्लॉयर तो बेटा कोई भी हो सकता है, एम्प्लॉयर तो एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में देखना हो कि एक कर्मचारी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या नहीं है, तो ये देखना पड़ेगा उसका प्रॉफिट में, उसका पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट में कम से कम 20% हिस्सा होना चाहिए। कंपनी के केस में बेटा कैसे देखते हैं, कंपनी में तो इक्विटी शेयर्स देखने हैं, कंपनी के कम से कम 20% वोटिंग पावर वाले शेयर्स होने चाहिए। कंपनी के अलावा यदि किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने ये चेक करना हो कि कर्मचारी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या नहीं है, तो उसके लिए ये देखना है उसका प्रॉफिट के अंदर जो उसका हिस्सा है कम से कम 20% होना चाहिए। ये बेटा हमारी सेकंड कंडीशन होगी। और तीसरी कंडीशन बेटा क्या बताई थी, थर्ड कंडीशन बताई थी, अगर मान लीजिए कोई कर्मचारी ना तो डायरेक्टर है ना ही उसका कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो बेटा उसकी मॉनेटरी इनकम चेक करनी है। हाँ जी बेटा, मॉनेटरी इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर मस्ट एक्सीड, हाँ जी बेटा, ₹50,000। हाँ जी बेटा, ये 50,000 बेटा पर मंथ नहीं है, पूरे साल की है। पूरे साल की जो मॉनेटरी इनकम है वो कर्मचारी की 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको ये समझना है, आपको बेटा ये समझना है यहाँ पे मॉनेटरी इनकम का क्या मतलब है, मॉनेटरी इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, नोट। हाँ जी बेटा, मॉनेटरी इनकम में क्या क्या लेंगे। मॉनेटरी इनकम के लिए बेटा एक जो भी कर्मचारी को कैश में मिलता है पहले तो वो ऐड कर लो। बेसिक पे हो गया, अलाउंसेस, अलाउंसेस बेटा कोई सारे अलाउंसेस कैश में मिलते हैं। बोनस, अलाउंसेस का मतलब बेटा टैक्सेबल, टैक्सेबल अलाउंसेस जिनके ऊपर टैक्स लगता है, चाहे वो फुली टैक्सेबल हो चाहे पार्शली टैक्सेबल हो। बोनस हो गया, फीस हो गया, हाँ जी बेटा, प्लस कमीशन हो गया, हाँ जी बेटा, प्लस परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स इन कैश, कोई भी ऐसी परक्यूजिट्स जो कैश की फॉर्म में मिली हो। हाँ जी बेटा, इन सब का बेटा टोटल कर लेंगे। इन सब का टोटल करके बेटा माइनस, माइनस क्या करना है, डिडक्शंस, डिडक्शंस माइनस करनी है अंडर सेक्शन 16(1), 16(2),
एंड 16(3). हाँ जी बेटा, ये आपको मॉनिटरी इनकम कैलकुलेट करनी है और फिर ये फिगर देखनी है। ये जो अमाउंट आएगा, ये अमाउंट बेटा 50,000 से अगर ज़्यादा आ गया, हाँ जी बेटा, यहाँ जो अमाउंट आएगा अगर वो 50,000 से ज़्यादा आ गया तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है, अदरवाइज वो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है। ठीक है बेटा, तो ये उनके लिए चेक करना है जो ना तो किसी कंपनी का डायरेक्टर हो और ना ही उसका सारवान हित हो, तब बेटा ये तीसरी कंडीशन भी आप देख सकते हो। ठीक है, इन तीनों में से एक कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। एक भी बेटा फुलफिल हो गई तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी में आ जाएगा। हाँ जी बेटा, तो एक सम करते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए। बेटा मैं एक सम करवा रहा हूँ। वैसे तो हम कल एक सम कर चुके हैं, बट कल वो सम थोड़ा जल्दबाजी में किया था, तो आज उसको बेटा हम एक सम और लेते हैं। देखिए, इसको बेटा मैं क्लियर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। हाँ जी बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, इस सम की बेटा स्टेटमेंट पढ़ो फटाफट से। सैलरी बेटा कितनी गिवन है, एक इम्प्लॉई है, उसकी सैलरी है बेटा 8,000 पर मंथ। डियरनेस अलाउंस है 1,000 पर मंथ। एंटरटेनमेंट अलाउंस 500 पर मंथ। बोनस बेटा दिया हुआ है 5,000। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर 4,000 ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई। उसके बाद बेटा दिया हुआ है लैपटॉप कॉस्टिंग ₹50,000। कंपनी के पास एक लैपटॉप था जो 1 जनवरी 2018 को कंपनी ने खरीदा था, वो कर्मचारी को दे दिया 2 महीने के लिए यूज करने के लिए। कौन से 2 महीनों के लिए दिया, जनवरी और फरवरी 2020 के लिए। और फिर 2 महीने के बाद जब वो कर्मचारी कंपनी को वो लैपटॉप लौटाने के लिए गया, तो कंपनी ने बेटा या इम्प्लॉयर ने वो उसको सेल ही कर दिया। इम्प्लॉयर ने कह दिया ये अब आप ही रख लो, और कितने में सेल कर दिया, 5,000 रुपये में। कंप्यूट द ग्रॉस सैलरी, एक तो ग्रॉस सैलरी निकालनी है मिस्टर एक्स की, और एक बेटा चेक करना है कि कर्मचारी स्पेसिफाइड है या नहीं है। हाँ जी बेटा, और दो केसेस लेके क्वेश्चन को करना है। इफ मिस्टर एक्स इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इफ मिस्टर एक्स इज ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हाँ जी बेटा, देखिए कैसे करेंगे। पहले बेटा मैं केस नंबर 1 ले रहा हूँ। केस 1, इफ मिस्टर एक्स इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हाँ जी बेटा, तो यहाँ पे बेटा मैं लिख रहा हूँ कंप्यूटेशन ऑफ, हाँ जी बेटा, ग्रॉस सैलरी। हाँ जी बेटा, सबसे पहले बेटा लिख लेते हैं बेसिक पे। सबसे पहले बेसिक पे बेटा 8,000 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ्स की कितनी हो जाएगी। हाँ जी बेटा, 96,000। हाँ जी, उसके बाद बेटा डियरनेस अलाउंस पे आ जाइए। डीए, डीए कितना है, 1,000 पर मंथ, तो 1,000 इंटू 12, लो बेटा 12,000। ग्रोस सैलरी की बजाय भी बेटा मैं टैक्सेबल सैलरी भी निकालूंगा साथ में, ग्रोस सैलरी एंड टैक्सेबल सैलरी। चलो जी, हाँ जी, देखिए बेसिक पे हो गया, उसके बाद बेटा डीए भी हो गया। डीए के बाद मुझे एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस बेटा दिया हुआ है 500 रुपये पर मंथ, 500 इंटू 12, एक बार तो बेटा पूरा फुली टैक्सेबल होगा 6,000। चलो जी, बोनस, बोनस बेटा कितना हो गया, 5,000। बोनस 5,000 के आगे बेटा पर मंथ नहीं लिखा हुआ, ये एनुअल है, सिंगल पेमेंट है बोनस की। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, ये बेटा परक्यूजिट्स आ गई। परक्यूजिट्स में एक आपको बताई थी, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर, तो बेटा ये भी लिख देता हूँ मैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कर्मचारी का निजी खर्चा है, और पे किसने किया है, एम्प्लॉयर ने, ये भी बेटा आएगा 4,000। हाँ जी बेटा, उसके बाद आ जाओ यूज ऑफ लैपटॉप।
हाँ जी बेटा, यहाँ पे आप लिखोगे यूज ऑफ लैपटॉप। हाँ जी बेटा, लैपटॉप की जो फैसिलिटी है कितने मंथ्स के लिए दी गई है कर्मचारी को? 2 महीने के लिए। हाँ जी बेटा, ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को 2 महीने के लिए जनवरी और फरवरी 2020 के लिए लैपटॉप यूज करने के लिए दिया है। तो जरा मुझे बताओ, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को लैपटॉप यूज करने के लिए देता है तो टैक्सेबल अमाउंट बेटा कितना होता है? फटाफट से बताओ जी, टैक्सेबल अमाउंट बेटा कितना होगा? गलत। गलत है बेटा। मैंने आपको 2 पॉइंट करवाए थे। हाँ, दीपा का सही है, अभिनंदन का सही है। यहाँ बेटा मैं ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा, सुनो जी। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यूज ऑफ लैपटॉप। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनो। मैं ट्रांसफर ऑफ लैपटॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, यूज ऑफ लैपटॉप की बात कर रहा हूँ। तो यूज ऑफ लैपटॉप में नील आएगा। आपको बताया था कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करने के लिए दिया गया हो तो नील। ठीक है बेटा, बताइए। अब आ जाओ बेटा सेकंड पॉइंट पे। हाँ जी, अब आ जाओ ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। हाँ जी बेटा, अब वर्किंग नोट बना रहा हूँ मैं। वर्किंग नोट में मैं बेटा ये बना रहा हूँ, ट्रांसफर ऑफ लैपटॉप। अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारी को लैपटॉप लैपटॉप बेटा किस में आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में। तो सबसे पहले तो ये देखो कि लैपटॉप कंपनी ने कितना टाइम यूज किया है। हाँ जी बेटा, कंपनी के पास कितना टाइम रहा वो? 1/1/18 से लेके 1/1/18 को कंपनी ने खरीदा था और कर्मचारी को कब दिया है? 1 मार्च 2020 को कर्मचारी को ट्रांसफर किया है। हाँ जी बेटा, 1/1/18 से 31/3/20, 1/3/20 सॉरी। हाँ जी बेटा, तो ये देखो 2 साल 2 महीने वो उसकी ओनरशिप, उस लैपटॉप की जो ओनरशिप थी वो कंपनी के पास थी। तो हमने बेटा कंप्लीट ईयर्स लेने होते हैं, तो 2 मंथ्स को तो इग्नोर कर दो, इस 2 मंथ्स को इग्नोर कर दो। हाँ जी बेटा, तो कंप्लीट ईयर्स हम लेंगे 2। ठीक है, अब आपको करना क्या है? पहले बेटा ओरिजिनल कॉस्ट लिखो। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ लैपटॉप 50,000। डेप्रीसिएशन बेटा लगा दूं मैं? डेप्रीसिएशन कितने परसेंट लगेगा बताओ? कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे बेटा कितने परसेंट बताया था? 50%। और फर्स्ट ईयर का बेटा पहले लगाओ। हाँ, मेथड WDV। 25,000 तो बेटा फर्स्ट ईयर का। लो जी 25,000। सेकेंड ईयर का बेटा कितना बनेगा बताओ? सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन बनेगा 12,500। हाँ जी बेटा, तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी रहेगी उस? 12,500। और लेस बेटा कर्मचारी से कितने रुपए लिए हैं? कर्मचारी से लिए हैं 5,000 रुपये। 5,000 रुपये बेटा एम्प्लॉय से लिए भी हैं। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा? 7,500। हाँ जी बेटा, तो 7,500 बेटा मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिखोगे ट्रांसफर ऑफ लैपटॉप। इस क्वेश्चन में बेटा दोनों पॉइंट हैं। पहले तो वो लैपटॉप यूज करने के लिए दिया था। यूज करने के लिए जब लैपटॉप दिया जाता है तो टैक्सेबल अमाउंट नील होता है। और जब उस लैपटॉप को ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करते हुए बेटा मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के रूल बताए हुए हैं, तो वो अप्लाई करके 7,500 आ गया। ठीक है बेटा, तो अब जरा इसका टोटल करो जी। हाँ जी बेटा, और कुछ बचा है? नहीं, और कुछ नहीं है। इसका बेटा टोटल करो। टोटल करके क्या आएगी? ग्रॉस सैलरी। हाँ जी बेटा, ग्रॉस सैलरी आ गई। इन सब का बेटा टोटल करके तन्नू ने लिखा 1,30,500। बाकी बच्चे भी चेक करो ठीक है या नहीं। चलो जी, हाँ जी बेटा 1,30,500 आ गया। अब सुनना ध्यान से आगे। अब क्या करनी है हमने? मुझे टैक्सेबल सैलरी निकालनी है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा लेस, डिडक्शन लेस कर दूँ। अंडर सेक्शन 16(1) स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर देता हूँ मैं। और एक बेटा लेस कर देता हूँ एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस की बेटा डिडक्शन मुझे निकालनी पड़ेगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन बेटा निकाल लूँ? देखो इधर, यहाँ सेकंड वर्किंग नोट, ये फर्स्ट वर्किंग नोट था। अब मैं सेकंड वर्किंग नोट बेटा बना लेता हूँ एक और।
हाँ जी बेटा, यहाँ बना देते हैं रिगार्डिंग सेक्शन 16(2) डिडक्शन। 16(2) की बेटा डिडक्शन हमें निकालनी है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले बेटा, सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एंटरटेनमेंट अलाउंस का एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है 6000। मैक्सिमम लिमिट बेटा कितनी होती है? मैक्सिमम लिमिट बेटा कितनी है? 5000। एंटरटेनमेंट अलाउंस की बेटा मैक्सिमम लिमिट होती है 5000। और तीसरी बात बेटा, 1/5 ऑफ, 1/5 कह लो या 20% ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे का बेटा 1/5, बेसिक पे 96,000 है, 96,000 का 1/5 करना, 96,000 का 1/5 करेंगे तो कितना आएगा? हाँ जी बेटा 19,200 आएगा। 19,000। तो तीनों में बेटा विच एवरेज लेस, तीनों में विच एवरेज लेस बेटा कौन सा अमाउंट है बताओ? तीनों में विच एवरेज लेस आ गया 5,000। हाँ जी बेटा, इस 5,000 को बेटा यहाँ माइनस करेंगे वर्किंग नोट से निकाल के, तो 55,000 पे बेटा माइनस कर दो 55,000। 1,30,500 में से बेटा 55,000 गया। हाँ जी बेटा, कितना आ जाएगा बताओ? 75,500। ये बेटा हमारी टैक्सेबल सैलरी आ गई। सुनो जी ध्यान से, ये बेटा मेरी क्या आ गई? टैक्सेबल सैलरी। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक तो ये निकालनी थी, एक चीज बेटा और पूछी हुई है, एक चीज मेरे से और पूछी हुई है, ये देखना कि कर्मचारी स्पेसिफाइड है या नहीं है। हाँ जी बेटा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कैसे चेक करते हैं? इधर देखो बेटा। हाँ जी बेटा, इसके लिए वर्किंग नोट में बनाऊंगा, वर्किंग नोट नंबर 3। हाँ जी बेटा, पहले मुझे चेक करना है स्पेसिफाइड है या नहीं है, स्पेसिफाइड और नोट। हाँ जी बेटा, इसका वर्किंग नोट बनेगा, ध्यान से देख लेना। इसके लिए बेटा आपको क्या चेक करनी है? कर्मचारी की मॉनिटरी इनकम चेक करनी है। मॉनिटरी इनकम में क्या क्या आएगा देखो, एक तो बेटा बेसिक पे आएगी, बेसिक पे 96,000 आएगी, 12,000 पे डीए भी आएगा, डीए कैश में मिलता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस भी आएगा बेटा 6,000। अच्छा, बोनस भी आएगा 5,000। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी बेटा कैश में मिला है, तो ये भी आएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम परक्यूजिट में है, बट ये परक्यूजिट किस में पे की गई है? कैश की फॉर्म में। हाँ जी बेटा, ये नहीं आएगा बेटा, यूज ऑफ लैपटॉप नहीं आएगा, यूज ऑफ लैपटॉप नहीं आएगा, और ट्रांसफर ऑफ लैपटॉप भी नहीं आएगा। हाँ जी बेटा, ये दोनों छोड़ने हैं, क्योंकि ये किस में है? काइंड में। ये फैसिलिटी जो है एक सर्विस के रूप में दी गई है, और ये काइंड में है। ये तो बेटा लैपटॉप ट्रांसफर कर दिया काइंड, और ये कह लो एक तरह से सर्विस यूज करने के लिए दिया। ये दोनों नहीं लेने, इनका टोटल कर लो बेटा, इन सब का टोटल करो। 7,500 को छोड़ के बाकी टोटल बेटा बना लो, कितना बना? इन सब का टोटल करो बेटा, 1,23,000। वेरी गुड। इस 1,23,000 में से माइनस कर दो दोनों डिडक्शन, दोनों डिडक्शन बेटा 50 और 5, 55,000 रुपए की डिडक्शन माइनस कर दो। हाँ जी बेटा, डिडक्शन माइनस करके आ रहा है 68,000। ये अमाउंट बेटा चेक करना है, ये अमाउंट चेक करना है कि 50,000 से ज्यादा है या कम। अगर 50,000 से ज्यादा है तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है, अगर 50,000 से कम है तो नॉन स्पेसिफाइड। तो बेटा 68,000 आ रहा है, तो बताओ। हाँ जी बेटा, ज्यादा आ रहा है तो कैसा एम्प्लॉई हुआ? हाँ जी बेटा, कैसा एम्प्लॉय बन गया ये? स्पेसिफाइड। ठीक है जी, इस तरीके से हमें चेक करना है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा बेटा। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में रेंट फ्री हाउस होता तो रेंट फ्री हाउस को भी छोड़ देते। रेंट फ्री हाउस क्या है? परक्यूजिट इन काइंड। सिर्फ हमने वो चीजें लेनी है जो कैश में मिली हैं, कैश में जो भी मिला वो सब लेके और तीनों डिडक्शन माइनस कर देंगे। इंप्लॉयमेंट टैक्स इस क्वेश्चन में था नहीं, अगर होता तो उसको भी अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 माइनस किया कर देते हैं। हाँ जी बेटा, बताओ क्लियर है ये? सेकंड पार्ट बेटा आप अपने आप कर लेना, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला आप अपने घर पे होमवर्क में दे रहा हूँ बेटा, ये आप घर पे करना।
ठीक है, चलो जी बताओ, यहां तक क्लियर है? अश्विनी कह रहे हैं यूज ऑफ लैपटॉप का पॉइंट रिपीट कर दो। हाँ जी बेटा, लैपटॉप 2 महीने के लिए दिया गया था, तो लैपटॉप का बेटा मैंने लिखवाया हुआ है। अगर कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करने के लिए दिया जाता है तो टैक्सेबल अमाउंट नहीं होता है। बट कर्मचारी ने क्या किया, 2 महीने यूज करने के बाद जब वो अपने बॉस को वापस देने गया, तो उसके बॉस ने कहा आप ही रख लो, और कर्मचारी को 1/3/2020 को 1 मार्च 2020 को सेल कर दिया। सेल कितने में किया? 5,000 में। जब कंप्यूटर या लैपटॉप को बेटा सेल किया जाता है, तो उसके मैंने प्रोविजन अलग लिखवाए हुए हैं ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट के। उसमें सबसे पहला पॉइंट था, अगर मूवेबल एसेट को ट्रांसफर किया जाता है कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम के, तो उस केस में 50% डेप्रिसिएशन लगेगा। और कौन से मेथड से? WDV मेथड से। तो ये बेटा मैंने वर्किंग नोट बनाया हुआ है। पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी ने वो लैपटॉप कितने महीने, कितने साल यूज किया। तो मंथ्स को बेटा इग्नोर कर देंगे और कंप्लीट ईयर्स 2 बनेंगे। 2 ईयर्स का डेप्रिसिएशन लगा लो। डेप्रिसिएशन लगा के उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू इतनी आई 12,500, और कर्मचारी से कितने रुपए लिए हैं? 5,000। 7,500 रुपये बेटा टैक्सेबल होंगे। बताओ जी अश्वनी। हाँ, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में मॉनिटरी इनकम में से सेक्शन 2 की डिडक्शन बेटा लेस क्यों होगी? होगी ही नहीं। अभिनंदन कह रहे हैं क्या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में मॉनिटरी इनकम में से सेक्शन 16(2) की डिडक्शन लेस होगी? नहीं होगी बेटा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो डिडक्शन मिलती ही नहीं है। ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम होगा, सिर्फ एंटरटेनमेंट अलाउंस में ही चेंज आएगा बस। चलो जी, हाँ जी बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, अब हमने बेटा बात करनी है ऐसी कौन कौन सी परक्यूजिट्स हैं जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए केवल टैक्सेबल है। आज मैं आपको ऐसी परक्यूजिट्स करवाऊंगा जो केवल और केवल बेटा स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल है, और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए बेटा वो एग्जम्प्ट है। ठीक है जी। हाँ जी बेटा, सबसे पहली परक्यूजिट जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में। हाँ जी बेटा ध्यान से देखिएगा। आज बेटा हमने जो सबसे पहली परक्यूजिट है, हाँ जी बेटा, गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी। अगर एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉई को गैस की सुविधा दी गई है या बिजली की सुविधा दी गई है या पानी की सुविधा दी गई है, तो उसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा, उसको टैक्सेबल अमाउंट में या टैक्सेबल सैलरी में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात की बेटा हमने चर्चा करनी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा इसको। हाँ जी बेटा, सबसे पहली बात आपको बेटा ये देखनी है। हाँ जी, सबसे पहली बात बेटा आपको ये देखनी है कि गैस इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की सुविधा जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को दी है, वो आउटसाइड रिसोर्सेज से दी है या अपने रिसोर्सेज से दी है। हाँ जी बेटा, अगर गैस इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की सुविधा आउटसाइड एजेंसी से परचेज करके दी गई हो, ठीक है। और दूसरा बेटा क्या बताया? फ्रॉम ओन रिसोर्सेज। ओन रिसोर्सेज का मतलब कंपनी ने या एम्प्लॉयर ने अपने ही रिसोर्सेज से दी है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए बेटा कोई कर्मचारी बिजली बोर्ड में काम करता है, बिजली बोर्ड का कर्मचारी है, और बिजली बोर्ड के कर्मचारी को बिजली की सुविधा बिजली बोर्ड के द्वारा दी गई फ्री में। तो ये बताओ, ये सुविधा बिजली बोर्ड अपने अपने रिसोर्सेज से देगा या कहीं और से खरीद के देगा? हाँ जी बेटा, बिजली बोर्ड को अगर अपने कर्मचारी को बिजली की सुविधा देनी है, तो वो अपने रिसोर्सेज से देगा या बाहर से खरीद के देगा? अपने रिसोर्सेज से देगा। ऐसे ही बेटा मान लो, हाँ जी, ऐसे ही बेटा मान लो कोई
कर्मचारी है, मान लो हमारे एक अजय शर्मा जी हैं, अजय शर्मा मान लो उसमें काम करता है एचपी गैस एजेंसी में, और एचपी गैस एजेंसी अजय शर्मा को फ्री में गैस की सुविधा देना चाहती है। तो एचपी गैस एजेंसी बेटा फ्री गैस की सुविधा अजय को अपने साधनों से देगी या बाहर से किसी दूसरी कंपनी का लेके देगी? अपने साधनों से देगी, बट नेचुरल है ये, ठीक है। ऐसे ही मान लो, हाँ जी बेटा, विकास कुमार बेटा बिस्लेरी कंपनी में काम करता है, और बिस्लेरी कंपनी अपने कर्मचारियों को पीने के पानी की सुविधा देना चाहती है। तो बिस्लेरी कंपनी क्या बेटा अपने एम्प्लॉय के लिए इतना भी नहीं कर सकती कि वो अपने कर्मचारियों को फ्री में पानी प्रोवाइड कर सके? तो ये भी बेटा अपने रिसोर्सेज से हो गया, ठीक है जी। तो कहने का मतलब गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की जो सुविधा है बेटा वो अपने रिसोर्सेज से भी दी जा सकती है और आउटसाइड रिसोर्सेज से भी। तो अब हम बात करते हैं आगे। हाँ जी बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा। पहले बेटा मैं फर्स्ट केस ले रहा हूँ, एक मिनट जी। हाँ जी, देखो बेटा, सबसे पहले मैं ये ले रहा हूँ फ्रॉम आउटसाइड रिसोर्सेज, और इसमें भी बेटा दो बातें हो सकती हैं। यदि कनेक्शन कर्मचारी के नाम में है गैस बिजली पानी का, और यदि गैस बिजली और पानी का कनेक्शन किसके नाम में है? इंप्लॉयर के नाम में है। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। हाँ जी बेटा, ये बेटा कोई कंपनी है, ध्यान से सुनना, एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड बेटा कोई कंपनी है, और इस कंपनी का एम्प्लॉय है बेटा ये मिस्टर विकास। हाँ जी बेटा, मिस्टर विकास एबीसी कंपनी का कर्मचारी है। एबीसी कंपनी किस चीज़ का बिजनेस करती है? मान लेते हैं बेटा इसका बिजनेस है गारमेंट्स का, गारमेंट्स का बेटा बिजनेस है, ठीक है जी, रेडीमेड गारमेंट्स का। और मिस्टर विकास इस कंपनी का बेटा एम्प्लॉय है, और कंपनी ने इसको सुविधा दी है। कंपनी इसको मान लेते हैं फ्री, हाँ जी बेटा, कंपनी इसको फ्री में किसकी सुविधा देना चाहती है? मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। सपोज करो कंपनी अपने कर्मचारी को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा देना चाहती है, ठीक है बेटा। अब आपको पहली बात तो मुझे ये बताओ कि ये कंपनी गारमेंट्स वाली है, ये मिस्टर विकास को इलेक्ट्रिसिटी की जो सुविधा प्रदान करेगी, ये खुद के साधनों से देगी, फ्रॉम ओन रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी, या फ्रॉम आउटसाइड रिसोर्सेज? हाँ जी बेटा, फ्रॉम आउटसाइड रिसोर्सेज। तो क्या किया बेटा, सुनो जी ध्यान से। एबीसी कंपनी ने एबीसी कंपनी ने क्या किया? डीएचबीवीएन से संपर्क किया। डीएचबीवीएन, डीएचबीवीएन की फुल फॉर्म है दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम, ठीक है बेटा। मान लेते हैं जींद का कर्मचारी है और वो इसके अंडर आता है, उसका जो कनेक्शन है बिजली का कनेक्शन दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंडर, ठीक है। तो विकास को, ध्यान से सुनना बेटा, विकास के घर पे बिजली का कनेक्शन कंपनी ने लगवा के दिया है। मिस्टर विकास का जो रेजिडेंस है, ये बेटा मिस्टर विकास का घर है, होम, जहां वो रहता है अपनी फैमिली के साथ। और डीएचबीवीएन का कनेक्शन उसके घर पे किसने लगवा के दिया है? कंपनी ने लगवा के दिया है। इसमें बेटा दो बातें हो सकती हैं कि कनेक्शन किसने लगवा के दिया हो, कंपनी ने, एम्प्लॉयर ने, और दूसरा बेटा ये भी हो सकता है कि कनेक्शन किसने लगवाया हो, कनेक्शन विकास ने खुद लगवाया हो, बट बिजली का जो बिल है वो कंपनी पे करेगी। तो पहला केस बेटा मैं ये ले रहा हूं, यदि कनेक्शन किसने लगवा के दिया है, बिजली का कनेक्शन किसने लेके दिया है? कंपनी ने लेके दिया है। हाँ जी बेटा, बिजली का कनेक्शन कंपनी ने लेके दिया, एम्प्लॉयर ने। और पेमेंट भी कौन करता है? सारे बिलों का भुगतान भी कौन करती है? कंपनी। हाँ जी बेटा, इस सिचुएशन में टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। इस सिचुएशन में बेटा टैक्सेबल अमाउंट होगा अमाउंट पेड टू आउटसाइड एजेंसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जितना पैसा प्रीवियस ईयर के दौरान आउटसाइड एजेंसी को पे किया गया। मान लेते हैं बेटा, ध्यान से सुनना,
कंपनी ने कनेक्शन लेके दे दिया दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम से, किसको? विकास को। प्रीवियस ईयर में मान लेते हैं बेटा, विकास ने पूरे साल में प्रीवियस ईयर 19-20 में इलेक्ट्रिसिटी की 10,000 यूनिट कंज्यूम कर ली। इलेक्ट्रिसिटी की कितनी यूनिट कंज्यूम की है? 10,000 यूनिट। ठीक है बेटा। और एक यूनिट मान लेते हैं बेटा, एक यूनिट जो है सपोज करो वो 8 रुपए की है। एक यूनिट का रेट जो बिजली बोर्ड का है 8 रुपए है। तो मिस्टर विकास का बिजली का कितना बिल आया होगा प्रीवियस ईयर में 12 महीने का, पूरे साल का 80,000 रुपये। और ये बिल बेटा किसने चुकाया है? ये बिल कंपनी ने चुकाया है, एबीसी लिमिटेड ने, जिसमें वो जॉब करता है। ये 80,000 रुपये बेटा कर्मचारी को, पहले तो ये बताओ क्या कर्मचारी को ये फायदा हुआ या नहीं? मिस्टर विकास का जो बिल है और कंपनी पे कर रही है, तो बताओ ये मिस्टर विकास को फायदा हुआ है या नहीं हुआ? यस और नो में आंसर दो। 80,000 रुपीज का बेटा उसको बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है? इसके ऊपर बेटा टैक्स लगेगा, इस 80,000 के ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, जितना अमाउंट आउटसाइड एजेंसी को पे किया गया है वो टैक्सेबल होगा बस। ठीक है। और माइनस यदि कर्मचारी से कुछ बेटा लिया गया है, यदि कर्मचारी से कुछ चार्ज किया गया या उसकी सैलरी में से कोई पैसा काटा गया है, तो वो बेटा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। एनी अमाउंट चार्ज फ्रॉम द एम्प्लॉई विल बी डिडक्टेड। ठीक है बेटा, नीचे मैं लिखूं या ये सभी परक्यूजिट्स के लिए है वैसे? एनी अमाउंट चार्ज फ्रॉम द एम्प्लॉई विल बी डिडक्टेड। हाँ जी बेटा। अब एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ये वाला, जब कनेक्शन एम्प्लॉयर ने लेके दिया हो, ये पॉइंट स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा सिर्फ। अगर पहले ये देखना पड़ेगा कि मिस्टर विकास स्पेसिफाइड है या नहीं, फिर हमें एक आगे का टैक्सेबल अमाउंट निकालना है। मान लेते हैं मिस्टर विकास स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है, मिस्टर विकास यदि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी में ही नहीं आता, तो बेटा ये जो 80,000 रुपये का जो बेनिफिट है ये एग्जम्प्ट होगा, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो पहले हमें ये देखना है विकास स्पेसिफाइड है या नहीं है, उसके बाद फिर टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाओ बेटा सेकंड पॉइंट पे, इधर आ जाओ। अगर बिजली का कनेक्शन जो कर्मचारी के घर पे लगा हुआ है, विकास के घर पे लगा हुआ है, हाँ जी बेटा, वो कर्मचारी ने लिया हुआ है, कनेक्शन बेटा कर्मचारी ने लिया हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, यदि कनेक्शन कर्मचारी ने खुद लिया हो, तो बिजली का बिल जो आएगा वो किसके नाम से आएगा? हाँ जी बेटा, बिजली का बिल जो किसके नाम से आएगा? अगर कनेक्शन कर्मचारी के नाम से है तो बिजली का बिल भी कर्मचारी के नाम से आएगा। हाँ जी बेटा। इसका मतलब ये हो गया कि बिजली के बिल भुगतान करने के लिए कौन लाइबल है? पर्सनली निजी रूप से उस बिल का भुगतान करने के लिए कौन लाइबल है? एम्प्लॉई। और पेमेंट कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। अगर बेटा जिसके नाम से बिजली का कनेक्शन है, तो बिजली बोर्ड वाले तो उसी को पकड़ेंगे बिल के लिए। ठीक है जी, यानी कि वो कर्मचारी का क्या बन गया? पर्सनल ऑब्लिगेशन। और पर्सनल ऑब्लिगेशन कौन पे कर रहा है? कंपनी पे कर रही है। तो इस केस में भी बेटा टैक्सेबल अमाउंट वही होगा। सुनो जी, यहाँ पे भी टैक्सेबल अमाउंट तो सेम ही है। टैक्सेबल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, जितना अमाउंट एम्प्लॉयर पे करेगा वो टैक्सेबल होगा। बट डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में बेटा टैक्सेबल अमाउंट निकालने का रूल सेम है। इसमें भी टैक्सेबल अमाउंट निकालने का रूल वही है, इसमें भी वही है। जितना पैसा एम्प्लॉयर ने खर्च किया वो टैक्सेबल होगा। बट डिफरेंस बेटा ये है, ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है केवल, और ये वाला जो पॉइंट है ये फॉर ऑल एम्प्लॉइज है। ये वाला जो पॉइंट है बेटा ये फॉर ऑल एम्प्लॉइज, और ये वाला पॉइंट केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए। हाँ जी बेटा, बताओ क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, पहले वाला पॉइंट फॉर ऑल एम्प्लॉइज क्यों है? क्योंकि बेटा ये तो वही वही पॉइंट बन गया जो हमने पीछे किया था, पर्सनल ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय। कर्मचारी का कोई पर्सनल ऑब्लिगेशन हो, यदि वो कौन पे कर देता है? एम्प्लॉयर पे कर देता है। ठीक है। हाँ जी बेटा। लो जी, अब आ जाओ बेटा तीसरा केस। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ थर्ड केस पे। यदि
शिखा क्या पूछ रहे हैं, सर इसमें स्पेसिफाइड उसी बेस पर देखेंगे। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बेटा हमें पहले चेक करना पड़ेगा वर्किंग नोट बना के। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा आगे बढ़ते हैं जी। अब आ जाओ बेटा, फ्रॉम ऑन रिसोर्सेज। हाँ जी बेटा, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। फ्रॉम ऑन रिसोर्सेज, अगर कंपनी ने अपने ही साधनों से बेटा ये सुविधा दी है, इस केस में बेटा ध्यान से, इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ फिर से। मान लेते हैं, हाँ जी बेटा, एक एम्प्लॉई है, फिर से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ विकास का। विकास बेटा एक एम्प्लॉई है जो कहाँ पे जॉब करता है, मान लेते हैं बेटा ये बिस्लेरी कंपनी में जॉब करता है। ठीक है जी, बिस्लेरी कंपनी क्या है, क्या बनाती है, वाटर बॉटल्स। ठीक है, पीने की पानी की बोतल जो आप मार्केट से खरीदते हो 20-20 रुपए की। हाँ जी बेटा, तो ये उस कंपनी का एम्प्लॉई है। विकास जो है बेटा बिस्लेरी कंपनी में जॉब करता है, और प्रीवियस ईयर में, ध्यान से सुनना, प्रीवियस ईयर हमारा 19-20 है। प्रीवियस ईयर में विकास ने बिस्लेरी कंपनी से, हाँ जी बेटा, मान लेते हैं 1000 वाटर बोतल, 1000 वाटर बोतल इसने यूज की है कंपनी की बेटा 1000 वाटर बोतल फ्री में यूज की है, जिसके लिए कंपनी ने इससे कोई पैसा नहीं लिया। और लेगी भी कैसे कंपनी, हाँ जी बेटा, इस कंपनी, उसी कंपनी में तो ये जॉब कर रहा है। ठीक है, तो कंपनी ने इसको फ्री में ये सुविधा दी हुई है, 1000 वाटर बोतल इसने कंपनी की यूज की है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये मान लेते हैं एक बोतल का जो रेट है, मार्केट प्राइस तो बोतल का 20 रुपये है। हाँ जी बेटा, मार्केट में उस बोतल का रेट है 20 रुपये। और कर्मचारी को कंपनी की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, हाँ जी बेटा, कंपनी की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है 15 रुपये। ये कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और ये बेटा मार्केट प्राइस है जितने में पब्लिक को बेची जाती है वो बोतल। तो हमने मार्केट प्राइस को नहीं लेना, हमने ये देखना है कंपनी की एक बोतल की कॉस्ट कितनी है, 15, उससे मल्टीप्लाई कर देना इसको। तो ये माना जाएगा कि वाटर बोतल से कर्मचारी को साल में कितने का फायदा हुआ, 15,000। इस 15,000 के ऊपर बेटा टैक्स लगेगा, 15,000 के ऊपर बेटा टैक्स लगेगा, ना कि 20,000 पे। मार्केट प्राइस को नहीं देखना, किसको देखना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी बेटा, क्लियर है ये पॉइंट, बताओ। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी का भी हो सकता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी में भी हमने सेलिंग प्राइस नहीं देखना, मार्केट प्राइस नहीं देखना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखना है। लो बेटा, ये नीचे फॉर्मूला आ गया, देखो इसका मैंने फॉर्मूला लिख के भेज दिया आपके पास। देखो टैक्सेबल अमाउंट क्या लिखवाया, टैक्सेबल अमाउंट का बेटा फॉर्मूला क्या है, यूनिट कंज्यूम्ड और मल्टीप्लाइड बाय, ये बेटा मल्टीप्लीकेशन का साइन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। तो ओवरऑल बेटा मैं अगर कंक्लूजन निकालूं इस पॉइंट का, तो 3 बातें निकल कर आती हैं। सबसे पहली चीज आपने देखनी है कि गैस बिजली का कनेक्शन कर्मचारी के नाम से है, कर्मचारी के नाम से अगर है, और पेमेंट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर, तो जितना एम्प्लॉयर पेमेंट करेगा, जितना पैसा, वो टैक्सेबल होगा, बट वो फॉर ऑल एम्प्लॉइज होगा, सभी कर्मचारियों के लिए। और यदि गैस बिजली और पानी का कनेक्शन हाँ जी बेटा, एम्प्लॉयर के नाम से है, कर्मचारी के नाम से नहीं है, कंपनी के नाम से है, तो उस केस में बेटा टैक्सेबल अमाउंट सेम रहेगा, अमाउंट पेड टू द आउटसाइड एजेंसी, जितना भी पैसा पे किया गया आउटसाइड एजेंसी को। और यदि कर्मचारी से कुछ चार्ज किया तो बेटा वो माइनस हो जाएगा। और तीसरा केस मैंने क्या लिया, यदि गैस बिजली की सुविधा या पानी की सुविधा कंपनी ने अपने ही साधनों से दी हो। ठीक है, जैसे विकास बिस्लेरी कंपनी में जॉब कर रहा है और बिस्लेरी कंपनी ने उसको वाटर की बोतल प्रोवाइड कर दी, तो साल में देखना है साल में कितने का फायदा हुआ। तो फायदा कैलकुलेट करने के लिए बेटा आपने सेलिंग प्राइस नहीं लेना, मार्केट प्राइस नहीं लेना, आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेनी है। ठीक है जी, फॉर्मूला बेटा क्या लगेगा, यूनिट्स कंज्यूम्ड इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। बताओ बेटा, क्लियर है। हाँ जी, आगे चलें, चलो आगे बढ़ते हैं।
इसका बेटा स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, नहीं तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा, आगे बढ़ते हैं जी। हाँ जी बेटा, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वैल्यूएशन ऑफ कार। हाँ जी बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। हर क्वेश्चन में बेटा मिलेगा आपको, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में करोगे तो हर क्वेश्चन में ये आपको तंग करेगा। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना। अगर एम्प्लॉयर ने हाँ जी बेटा, अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉई को कार की फैसिलिटी दी हुई है, तो कार की फैसिलिटी का टैक्सेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बेटा हमने डिस्कस करना है। एक बेटा मैंने अलाउंसेज में करवाया था कार अलाउंस। यदि कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को कार की फैसिलिटी नहीं देती, बल्कि उन्हें क्या देती है, अलाउंस देती है, तो अलाउंस का बेटा क्या ट्रीटमेंट होता है, चैट बॉक्स में लिखो फटाफट से, कार अलाउंस का क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को कार की सुविधा नहीं देती, कार का अलाउंस देती है या व्हीकल अलाउंस देती है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। हाँ जी बेटा, कार अलाउंस ध्यान से सुनो जी, फुली टैक्सेबल अलाउंसेज में आता है बेटा, कार अलाउंस फुली टैक्सेबल में आता है। अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारी को अलाउंस देती है, तो अगर बेटा ये अलाउंस पहले ना लिखवाया हो तो लिस्ट में ऐड कर लेना, ठीक है। कार अलाउंस या व्हीकल अलाउंस, कार अलाउंस या व्हीकल अलाउंस फुली टैक्सेबल है। बट आज मैं बेटा अलाउंस की चर्चा नहीं कर रहा, मैं अलाउंस के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं बात कर रहा हूं कि कंपनी ने अपने कर्मचारी को कार दी हुई है, कार की सुविधा। मान लेते हैं बेटा एक कंपनी है, उसने अपने कर्मचारी को होंडा सिटी गाड़ी दी हुई है या स्विफ्ट डिजायर गाड़ी दी हुई है, तो उसका टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर्मचारी को दी गई इस सुविधा को भी देख रहा है। इंप्लॉयर ने जब इंप्लॉय को ये सुविधा दी है कार की, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है मैं इसके ऊपर टैक्स चार्ज करूंगा, तो इसको सैलरी का पार्ट मानूंगा और इसको सैलरी इनकम में ऐड करूंगा। तो हमने उसकी वैल्यूएशन करनी है कि सैलरी इनकम में कार की वैल्यूएशन का अमाउंट जो हमें ऐड करना है वो कैलकुलेट कैसे करना है। तो यहाँ पे बेटा मैं आपको 3 पॉइंट पहले बताऊंगा। पहली सिचुएशन बेटा इसमें ये हो सकती है, ध्यान से सुनना, कार इंप्लॉयर की हो, कार बेटा इंप्लॉयर की हो और कार के खर्चे भी कौन करता हो, इंप्लॉयर। सबसे पहला पॉइंट बेटा मैं डिस्कस करूंगा, यदि कार इंप्लॉयर की है और खर्चे भी कौन करता है, इंप्लॉयर। दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, यदि कार इंप्लॉयर की है और खर्चे कर्मचारी करता है, कार के खर्चे बेटा कर्मचारी बियर करता है। फिर बेटा मैं चर्चा करूंगा, यदि कार कर्मचारी की है, कार तो कर्मचारी की है और खर्चे कौन कर रहा है, खर्चे इंप्लॉयर कर रहा है। तो वन बाय वन बेटा हमने ये सारे पॉइंट कवर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। हाँ जी बेटा, सबसे पहला पॉइंट क्या है, हाँ जी बेटा देखिए, सबसे पहला पॉइंट बेटा मैं ले रहा हूं, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर का मतलब बेटा कार की जो ओनर है, जो कार कर्मचारी को प्रयोग करने के लिए दी गई है, उसकी स्वामी, उसकी ओनरशिप, ओनरशिप किसके पास है, एम्प्लॉयर के पास। या हायर्ड, हायर्ड का मतलब एम्प्लॉयर ने किराए पे लेके दी हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि जो कार कंपनी ने कर्मचारी को यूज करने के लिए दी हुई है वो कंपनी की खुद की ना हो, बल्कि किराए पर लेकर कर्मचारी को दी गई हो, ठीक है। और रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, रनिंग एक्सपेंसेस का मतलब बेटा पेट्रोल डीजल का खर्चा, रनिंग एक्सपेंसेस में आते हैं पेट्रोल डीजल, ये रनिंग एक्सपेंसेस में आते हैं।
और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का मतलब बेटा, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का मतलब कार की जो सर्विस होती है, ठीक है, कार की टाइम टू टाइम सर्विस होगी, ये सारे खर्चे कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। हाँ जी बेटा, अब सुनिएगा ध्यान से। ये बेटा पहला केस हो गया, यदि कार एम्प्लॉयर की हो या एम्प्लॉयर ने किराए पर लेकर दी हो, और कार के खर्चे कौन बियर कर रहा है? खर्चे बेटा एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस बेटा ये हो सकता है, हाँ जी बेटा, कार तो किसकी है? दूसरा केस बेटा ध्यान से देखो, कार तो एम्प्लॉयर की है या एम्प्लॉयर ने किराए पे लेके दी हुई है, और कार के खर्चे कौन बियर कर रहा है? खर्चे बेटा यहाँ पे एम्प्लॉय कर रहा है, देखो नीचे लिखा हुआ है मेट बाय एम्प्लॉय। इसमें क्या था? मेट बाय एम्प्लॉयर, और इसमें बेटा मेट बाय एम्प्लॉय। और तीसरा केस बेटा क्या हो सकता है? तीसरी सिचुएशन बेटा ये है, कार तो किसकी हो? कार तो बेटा कर्मचारी की हो, कार कर्मचारी की है, और कार के बेटा जो खर्चे है, खर्चे कौन कर रहा है? खर्चे एम्प्लॉयर कर रहा है। हाँ जी बेटा, तो इन तीनों में टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे बेटा, उसको ध्यान से समझना। तो मैं सबसे पहला केस ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा, आपसे बेटा मैं पूछूंगा, बताते जाना मुझे। सबसे पहले बेटा मैं फर्स्ट केस पे आ रहा हूँ। हाँ जी, ध्यान से सुनिए। कार बेटा देखो, कार किसकी है? कार एम्प्लॉयर की है, खर्चे भी कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। और कार का यूज सिर्फ ऑफिशियल पर्पज के लिए, कार सिर्फ ऑफिस के लिए यूज होती है, प्राइवेट कामों के लिए यूज नहीं होती। हाँ जी बेटा, कार का यूज सिर्फ ऑफिस के कामों के लिए किया जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या कर्मचारी को कोई व्यक्तिगत फायदा हो रहा है? हाँ जी, पर्सनल बेनिफिट हो रहा है? बेटा मुझे सिर्फ एक बात बताओ, अभी मैंने ये नहीं पूछा। हाँ, वेरी गुड। हाँ, सिर्फ ये बताना है, जैसे जितना मैं पूछूंगा सिर्फ उतनी बात का रिप्लाई देना है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कार एम्प्लॉयर की है, और खर्चे कौन कर रहा है? खर्चे भी एम्प्लॉयर कर रहा है। और कार का यूज सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किया जा रहा है? ऑफिशियल यूज के लिए। तो क्या कर्मचारी को कोई निजी फायदा हो रहा है? पर्सनल बेनिफिट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो टैक्सेबल अमाउंट बेटा नील होगा, टैक्सेबल अमाउंट नील। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ सेकंड केस पे। सेकंड केस पे बेटा आ जाओ। कार बेटा किसकी है? कार एम्प्लॉयर की है, कार कंपनी की है, और खर्चे भी कौन कर रही है? कंपनी। और कार का यूज सिर्फ प्राइवेट यूज के लिए हो रहा है, प्राइवेट पर्पज के लिए, यानी कि वो कार कर्मचारी अपने बीवी बच्चों को घुमाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, मार्केट में जाने के लिए केवल यूज करता है। ठीक है जी, यानी कि पर्सनल कामों के लिए सिर्फ। तो ये यहाँ यहाँ मुझे बताओ कि क्या कर्मचारी को कोई निजी फायदा हो रहा है? हाँ जी बेटा, क्या कर्मचारी को निजी फायदा? सारा सारा ही हो रहा है, सारा ही उसको बेटा फायदा हो रहा है। तो इस केस में टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा? टैक्सेबल अमाउंट बेटा जो जो फायदे हो रहे हैं उनको ऐड कर दो। कर्मचारी को जो जो फायदे हो रहे हैं, देखो किस किस चीज का फायदा होगा बताओ। पहला फायदा, सुनना ध्यान से मेरी बात, पहला फायदा उसको किस चीज का होगा? कार के बेटा जो भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस, कार का जो रनिंग का खर्चा है, रनिंग एक्सपेंसेस का मतलब पेट्रोल डीजल का खर्चा। हाँ जी बेटा, एक तो रनिंग एक्सपेंसेस, हाँ जी बेटा, या मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, कार की सर्विस भी कंपनी करवा के दे रही है। हाँ जी बेटा, कार का रनिंग का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, और बेटा किस चीज़ का फ़ायदा होगा? प्लस, हाँ जी बेटा, और किस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है? और बेटा फ़ायदा हो रहा है उसको, कार जो है, कार की जो घिसावट हो रही है। हाँ जी बेटा, पेट्रोल बेटा मैंने लिख दिया ना, पेट्रोल, पेट्रोल में बेटा ये हो गया ना, रनिंग एक्सपेंसेस, पेट्रोल में पेट्रोल भी आता है, पेट्रोल डीजल रनिंग एक्सपेंसेस में आता है। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में सर्विस वगैरह हो गया। ठीक है, रनिंग एक्सपेंसेस में बेटा पेट्रोल, टोल टैक्स, वो सब आ गए। अच्छा, अब मैं लिख रहा हूँ साथ में उसको किस चीज का फायदा हो रहा है? डेप्रीसिएशन का बेटा, डेप्रीसिएशन ऑफ कार। हाँ जी बेटा, कार के ऊपर जो डेप्रीसिएशन लग रहा है, ध्यान से सुनो, कार का जो डेप्रीसिएशन वो तो कंपनी का लग रहा है, कार कर्मचारी की थोड़ी है, कंपनी की है, तो डेप्रीसिएशन का फायदा भी हो रहा है।
डेप्रिसिएशन का रेट बेटा वही लेना है जो मैंने यूज ऑफ मूवेबल एसेट में बताया था, 10%। कार के लिए बेटा डेप्रिसिएशन का रूल वही रहेगा, 10% पर एनम। हाँ जी बेटा, मैंने आपको एक पॉइंट करवाया था यूज ऑफ मूवेबल एसेट, तो उसमें 10% आपको लिखवाया हुआ है, 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। वही बेटा पॉइंट आपको यहाँ भी अप्लाई करना है। अच्छा, प्लस और बेटा किस चीज़ का फायदा हो रहा है, मान लेते हैं कंपनी ने उसको ड्राइवर की फैसिलिटी भी दी हुई है, तो ड्राइवर की सैलरी का भी फायदा हो रहा है। कंपनी ने बेटा कर्मचारी को एक बहादुर रख के दिया हुआ है, बहादुर जो उसकी गाड़ी चलाएगा, तो ड्राइवर की जो सैलरी है वो भी आएगी। ठीक है बेटा, ड्राइवर की जितनी भी सैलरी है एक्चुअल में वो सारी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने दो बातें लिखी थी, कार ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। यदि कार, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनो, यदि कार किराए की हो, यदि कार कंपनी की भी ना हो, कंपनी ने किराए पर लेकर दे रखी हो, तो फिर डेप्रीशिएशन नहीं आएगा। फिर बेटा डेप्रीशिएशन तब आएगा, ध्यान से सुनो, डेप्रीशिएशन तब लगाना है जब कार कंपनी की खुद की हो। अगर कार बेटा कंपनी की खुद की ना हो, किराए की हो, तो डेप्रीशिएशन की जगह बेटा 10% पर एनम वाला रूल नहीं लगेगा। उस केस में इस पॉइंट की जगह, डेप्रीशिएशन की जगह बेटा बताओ क्या आएगा फिर, डेप्रीशिएशन की जगह बेटा आएगा रेंट, रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। हाँ जी बेटा, इन दोनों में से देखो एक चीज आएगी, जो डेप्रीशिएशन मैंने लिखवाया ना ये, एक मिनट बेटा, हाँ जी, ये जो डेप्रीशिएशन वाला पॉइंट लिखवाया है, हाँ जी बेटा, डेप्रीशिएशन में से की जगह पे, डेप्रीशिएशन की जगह पे फिर क्या आ जाएगा, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। दीपा कह रही है 20% लिखवाया डेप्रीशिएशन, बेटा 20% तो ट्रांसफर वाले केस में था, यहाँ मैं यूज की बात कर रहा हूँ, कार ट्रांसफर नहीं की गई। ट्रांसफर तो बेटा, ट्रांसफर के केस में तो 20% डेप्रीशिएशन होता है, बट यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कार यूज करने के लिए दी है, और कोई भी संपत्ति यूज करने के लिए दी जाए उस केस में 10% लेना है। ठीक है, हाँ जी दीपा समझ में आ गया। हाँ जी, अब सुनो जी ध्यान से, दोबारा से बेटा समझ लो। हाँ जी बेटा, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, एक तो रनिंग एक्सपेंसेस, कार का जितना भी खर्चा इंप्लॉयर बियर कर रहा है, एक कार का बेटा डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर में से एक चीज आएगी। डेप्रीशिएशन कब आएगा, ध्यान से सुनो, डेप्रीशिएशन तब आएगा जब कार कंपनी की खुद की हो, और बेटा अगर कार किराए की है, किराए पर लेकर कर्मचारी को दी गई है, फिर बेटा ये डेप्रीशिएशन की जगह रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर आएगा। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। और ड्राइवर भी बेटा अगर प्रोवाइड किया है, ड्राइवर ड्राइवर अगर दिया हुआ है तो ड्राइवर की सैलरी भी आएगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, अगर बेटा वो कार, सुनो जी ध्यान से, यदि वो कार दोनों पर्पज के लिए दी गई है, हाँ जी बेटा, फॉर बोथ पर्पज, फॉर बोथ पर्पज में बेटा क्या करना है, ध्यान से सुनना। हाँ जी, शिखा क्या कह रहे हैं, रेम्यूनरेशन ऑफ शोफर, हाँ ड्राइवर को शोफर भी बोलते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। ड्राइवर को बेटा ये भी बोलते हैं, ड्राइवर की सैलरी, या ड्राइवर का दूसरा नाम है शोफर। हाँ जी बेटा, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा शोफर। ये उर्दू उर्दू भाषा का शब्द है, उर्दू में ड्राइवर को बेटा शोफर बोला जाता है। तो क्वेश्चन के अंदर चाहे ड्राइवर लिखा हो चाहे शोफर लिखा हो, बात एक ही है, उसकी सैलरी हम ऐड कर देंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, अब तीसरे केस पे आ जाओ। तीसरा केस बेटा क्या है, तीसरा केस ये है कि वो जो कार है, यदि वो कार दोनों कामों के लिए यूज हो रही है, दोनों कामों में बेटा, ज्यादातर क्वेश्चन में यही मिलेगा, ज्यादातर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है कि कार जो कर्मचारी को दी जाती है वो बेटा प्राइवेट पर्पज के लिए भी यूज होती है और ऑफिस के लिए भी। हाँ जी बेटा, दोनों कामों के लिए यूज होती है। प्राइवेट, पी का मतलब है प्राइवेट, और ओ का मतलब ऑफिस, प्राइवेट और ऑफिस दोनों यूज में। तो इस सिचुएशन में बेटा क्या है, इस सिचुएशन में तो सबसे आसान है, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। इस सिचुएशन में बेटा आपको क्या करना है, थर्ड सिचुएशन में
यदि कार दोनों कामों में प्रयोग की जा रही है, तो आपको ये देखना है कि कर्मचारी को जो कार दी हुई है, हाँ जी बेटा, पहले ये चेक करना है कि कर्मचारी को जो कार की सुविधा मिली हुई है, वो छोटी कार की सुविधा है या बड़ी कार की? हाँ जी बेटा, स्मॉल कार की सुविधा दी हुई है या बिग कार की सुविधा दी हुई है? स्मॉल कार बेटा वो होती है, ध्यान से सुनना, स्मॉल कार जिसके इंजन की कैपेसिटी 1.6 लीटर, हाँ जी बेटा, 1.6 क्यूबिक लीटर, ये बेटा इंजन की कैपेसिटी दी हुई है, इससे बेटा कम हो। स्मॉल कार उसको बोलेंगे जिसके इंजन की जो क्षमता है 1.6 क्यूबिक लीटर से बेटा कम हो, या पूरे 1.6 लीटर भी है तो भी बेटा वो स्मॉल कहलाएगी। या 1600 सीसी बोल देते हैं इसको बेटा, 1600 सीसी भी बोल देते हैं, 1600 सीसी तक। ध्यान से सुनना, 1600 सीसी या 1.6 लीटर एक ही बात है। 1600 सीसी तक कार को स्मॉल माना जाएगा, और 1600 सीसी से ज्यादा है तो बिग कार माना जाएगा। वैसे क्वेश्चन में बेटा लिखा होता है स्मॉल कार और बिग कार, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए स्मॉल कार किसको बोलते हैं। स्मॉल कार बेटा बोलते हैं जो 1600 सीसी तक हो या 1600 सीसी से कम हो, और बिग कार बेटा जो 1600 सीसी से ज्यादा हो। ठीक है, अंकित 1000 सीसी कार स्मॉल में आएगी। चलो जी, हाँ जी बेटा, इधर देखिए, अगर छोटी कार मिली हुई है कर्मचारी को, हाँ जी बेटा, छोटी कार अगर कर्मचारी को मिली हुई है तो उस केस में टैक्सेबल अमाउंट, ध्यान से सुनो जी बेटा, इस केस में जो टैक्सेबल अमाउंट होगा उसका फिक्स अमाउंट है जो आपने टैक्सेबल करना है, 1800 रुपये बेटा, 1800 रुपये पर मंथ विल बी टैक्सेबल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक फिक्स अमाउंट बना दिया जो सैलरी हेड में लेना है, 1800 रुपये पर मंथ कर्मचारी का बेनिफिट माना जाएगा, और इसको सैलरी हेड में ले लेना स्मॉल कार में। और अगर बिग कार है तो 2400 रुपये पर मंथ। हाँ जी बेटा, बट ये ध्यान रखना, हाँ जी बेटा, ये रूल कब एप्लीकेबल होंगे? स्मॉल कार और बिग कार के रूल बेटा तब एप्लीकेबल होते हैं जब स्मॉल कार और बिग कार ये बेटा दोनों कामों के लिए यूज की जा रही हो। अगर कोई इंप्लॉयर अपने इंप्लॉई को जो कार दे रहा है और वो दोनों कामों में यूज की जा रही है, तो बेटा ये चेक कर लेना, यदि वो स्मॉल कार है तो 1800 रुपये पर मंथ आपने सैलरी हेड में शामिल करने हैं। और यदि बेटा वो बिग कार है, बिग कार के केस में बेटा 2400 रुपये। ठीक है जी। और यदि ड्राइवर भी है साथ में, ड्राइवर के केस में बेटा 900 रुपये और ऐड होंगे। इस केस में बेटा ध्यान से सुनो, इस केस में एक्चुअल खर्चों को ध्यान में नहीं रखना, एक्चुअल एक्सपेंसेस आर टू बी इग्नोर्ड। वास्तव में क्या क्या खर्चा इंप्लॉयर ने किया उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। ये फिक्स रूल बने हुए हैं 1800 पर मंथ और 2400, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना आपने। हाँ, ड्राइवर है तो बेटा 2400 रुपये और जुड़ जाएंगे। ड्राइवर भी अगर साथ में कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है तो ड्राइवर का 900 रुपये पर मंथ लेना है आपने। हाँ जी बेटा, ड्राइवर के लिए 900 पर मंथ। एक्चुअल एक्सपेंसेस को इग्नोर करना है। लो जी, मैं लिख देता हूँ एक्चुअल एक्सपेंसेस। एक्चुअल एक्सपेंसेस का मतलब पेट्रोल पे कितना खर्चा हुआ, डीजल पे कितना खर्चा हुआ, सर्विस का कितना खर्चा हुआ, ड्राइवर को कितने दिए, इन सब बातों को इग्नोर करना है। हाँ जी बेटा, एग्जाम्पल भी बेटा करवाएंगे विकास, पहले पॉइंट तो हो लेने दो। एग्जाम्पल तो बेटा पॉइंट समझाया नहीं, पॉइंट बिना पॉइंट समझाए आपको एग्जाम्पल कैसे करवा दूं? तो दोबारा से देख लो, मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ जी बेटा, जल्दी नहीं है हमें, आराम से देख लो। हाँ जी बेटा, सुनो जी, मैंने 3 बातें बताई हैं। सबसे पहली बात क्या बताई है? हाँ जी बेटा, कार किसकी है? एम्प्लॉयर की। और कार के खर्चे भी कौन कर रहा है? हाँ जी बेटा, कार के खर्चे भी कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। और कार का यूज ऑफिशियल यूज के लिए है, तो कर्मचारी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, टैक्सेबल अमाउंट नहीं होगा। हाँ जी बेटा, दूसरा केस, यदि कार प्राइवेट पर्पज के लिए यूज की जा रही है, प्राइवेट पर्पज के लिए यूज की जा रही है तो कर्मचारी को सारा ही फायदा हो रहा है। किस किस चीज का फायदा हो रहा है? हाँ जी बेटा, कर्मचारी को पेट्रोल का खर्चा सारा इंप्लॉयर दे रहा है, रनिंग एक्सपेंसेस इंप्लॉयर बियर कर रहा है, सर्विस का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा इंप्लॉयर कर रहा है। कार के ऊपर जो डेप्रीशिएशन लग रहा है, डेप्रीशिएशन भी किसकी कार पे लग रहा है? कर्मचारी की तो है नहीं, कंपनी की कार है,
तो कंपनी का एक कर्मचारी को ये भी फायदा हो रहा है। कार के बेटा जो पैसे टूट रहे हैं वो पैसे कर्मचारी के थोड़े ही टूट रहे हैं, वो तो कंपनी के टूट रहे, तो डेप्रीशिएशन का भी उसको फायदा हो रहा है। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, डेप्रीशिएशन की जगह पे बेटा रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर भी आ सकता है। रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर तब आएगा जब कार कंपनी की खुद की ना हो, किराए की हो। और डेप्रीशिएशन बेटा तब आएगा जब कार कंपनी की खुद की हो। और ड्राइवर सैलरी, यहाँ पे जो ड्राइवर सैलरी लेनी है बेटा एक्चुअल लेनी है। यहाँ ड्राइवर सैलरी वो 900 रुपये नहीं लेनी। यहाँ पे जो ड्राइवर सैलरी मैंने लिखवाई है सेकंड केस में वो एक्चुअल लेंगे। यहाँ बेटा सारे खर्चे एक्चुअल आएंगे, ध्यान से सुनो, प्राइवेट यूज में सारे खर्चे एक्चुअल। और जब वो कार दोनों कामों के लिए यूज होती हो, प्राइवेट के लिए भी और ऑफिस के लिए, तो उस केस में बेटा फिर ये देखना है स्मॉल कार और बिग कार। स्मॉल कार है तो 1800 रुपये पर मंथ पे टैक्स लगेगा, बिग कार है तो 2400 रुपये पर मंथ पे टैक्स लगेगा। इतने रुपए सैलरी हेड में लेने हैं, कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है, सीधा ये रूल याद रखो, स्मॉल कार और बिग कार। और ड्राइवर हो तो बेटा दोनों में 900 रुपये ऐड कर देना, चाहे स्मॉल कार हो उसमें भी 900 रुपये ऐड हो जाएंगे, बिग कार हो तो भी 900 रुपये ऐड हो जाएंगे। ड्राइवर के केस में बेटा 900 पर मंथ एक्स्ट्रा ऐड करने हैं। और वास्तविक खर्चों को, एक्चुअल एक्सपेंसेस को क्या करना बेटा, इग्नोर करना है। बताओ जी, यहां तक क्लियर है तभी मैं आगे चलूंगा। यहां तक बेटा अगर क्लियर है तभी मैं आगे चलूंगा, नहीं तो मैं यहीं बैठा हूं। यहां तक बेटा बताओ। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ वेरी गुड। जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी आपको। जब बेटा मैं इसके सम करूंगा तो और ज्यादा आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए चलो मैं इसको आगे चलने की बजाय बेटा मैं अभी से आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ। चलो मैं अपनी तरफ से एक दो एग्जाम्पल लेके, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे नहीं जा रहा मैं। हाँ जी बेटा ध्यान से सुनिएगा। हाँ कोई बात नहीं अंकित, हम कल करवा देंगे, हमें जल्दी नहीं है। बाकी के दोनों पॉइंट बेटा कल करवा देंगे, आज इसी का मैं एग्जाम्पल करवा दूं। हाँ जी अंकित आपकी परमिशन हो तो इसका एग्जाम्पल करवा दूं। चलो जी अंकित ने परमिशन ग्रांटेड कर दिया है। चलो हाँ जी बेटा सुनो, ध्यान से सुनना। एक कंपनी है, बताओ कंपनी कौन सी लें। हाँ जी बेटा रिलायंस कंपनी ही ले लेते हैं। लो जी, रिलायंस लिमिटेड बेटा एक कंपनी है, और हम एम्प्लॉय किसको बनाए, एम्प्लॉय बेटा मैंने अंकित को बना दिया। लो जी, हाँ जी बेटा रिलायंस लिमिटेड का एक कर्मचारी है अंकित। ठीक है जी। अंकित को बेटा कंपनी की तरफ से एक गाड़ी मिली हुई है, होंडा सिटी गाड़ी। ठीक है जी, अंकित को बेटा होंडा सिटी कार मिली हुई है। ठीक है, और मान लेते हैं उस कार की इंजन की जो कैपेसिटी है वो 1800 सीसी है। 1800 सीसी की कार है बेटा। तो पहले तो ये बताओ, अंकित को जो कार मिली हुई है बेटा, मुझे जरा लिख के बताओ ये स्मॉल कार है या बिग कार है। हाँ जी बिग कार है बेटा। स्मॉल तो उसको बोलते हैं जो 1600 सीसी या उससे कम हो, ये बिग कार मिली हुई है। हाँ जी बेटा अंकित को बिग कार मिली हुई। अब सुनो ध्यान से, अंकित को जो कार मिली हुई है बेटा, ये इसकी जो कॉस्ट है, हाँ जी इसकी जो कॉस्ट है वो 12 लाख है। 12 लाख की गाड़ी है, और ये कंपनी की बेटा खुद की है। कंपनी की ये गाड़ी खुद की है, कंपनी इसकी ओनर है। हाँ जी बेटा कंपनी इस कार की ओनर है। अच्छा जी, प्रीवियस ईयर 2019-20 में कंपनी ने ये गाड़ी अंकित को यूज करने के लिए दी है। पूरा साल बेटा अंकित ने यूज किया है। हाँ जी बेटा 12 के 12 महीने। और इस कार का खर्चा, सुनो जी ध्यान से, इस कार पे जो खर्चा है, एक्सपेंसेस, पेट्रोल डीजल का जो खर्चा है, पेट्रोल की कार है बेटा मान लेते हैं,
तो या डीजल की कार है, कुछ भी ले लो आप, पेट्रोल और डीजल की कार जो भी है ये, उसके ऊपर साल में बेटा 50,000 रुपये का पेट्रोल डल गया, 50,000 रुपये का खर्चा आया है पूरे साल का। अच्छा, साल में इसमें सर्विस भी हुई है, सर्विस का खर्चा भी बेटा कंपनी ने बियर किया है, सर्विस का खर्चा हुआ है 10,000। हाँ जी बेटा, और सपोज करो ड्राइवर भी दिया हुआ है, अंकित को कंपनी ने बेटा एक बहादुर दिया हुआ है ड्राइवर, जिसकी सैलरी मान लेते हैं 2,000 रुपये पर मंथ है, 2,000 पर मंथ का इसको ड्राइवर भी मिला हुआ है। और क्वेश्चन में बेटा ये लिखा हुआ है, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन के अंदर जो लिखा हुआ है कि कार का जो यूज है, हाँ जी बेटा कार का यूज, पहला फर्स्ट केस ले रहा हूं मैं, मुझे आप बताना कितना अमाउंट आएगा। कार का यूज केवल और केवल ऑफिशियल पर्पज के लिए, ओनली ऑफिस के कामों में यूज होती है, तो बताओ टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा? टैक्सेबल अमाउंट बेटा नील होगा। वेरी गुड। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पे। हाँ जी बेटा, अब मैं ले रहा हूं सेकंड पॉइंट। यदि उस कार का यूज ओनली फॉर प्राइवेट, अंकित को जो गाड़ी मिली हुई है, अंकित उस गाड़ी का प्रयोग सिर्फ किसके लिए कर रहा है? ओनली फॉर प्राइवेट। हाँ जी बेटा, अगर सिर्फ प्राइवेट पर्पज के लिए यूज कर रहा है तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे? सारा ही फायदा हो रहा है उसको, गाड़ी भी उसको कंपनी की मिली हुई है, तो टैक्सेबल अमाउंट बेटा कैसे निकालेंगे? सुनो जी, एक तो बेटा उसके खर्चे जोड़ लो, अंकित के 50,000 रुपये तो खर्चा जो कंपनी ने किया, उसको फायदा हो रहा है उसका, 10,000 रुपये सर्विस का खर्चा, ड्राइवर की सैलरी का खर्चा, ड्राइवर की सैलरी का बेटा 24,000 रुपये, 2,000 पर मंथ के हिसाब से 24,000। अच्छा, प्लस गाड़ी का डेप्रीसिएशन, 12 लाख की गाड़ी है, 12 लाख की गाड़ी पे साल में कितना? 10% डेप्रीसिएशन मानो, 10% बेटा कितना बनेगा? 12 लाख का 10%, 12 लाख का बेटा 10%, 1,20,000 बनेगा। 24,000 क्यों लिख रहे हो? हाँ जी बेटा 1,20,000। लो जी, इन सब का टोटल कर दो, इन सब का बेटा टोटल कर दो, 1,20 और 50, 1,70, 1,80, 1,80 और 24, 2,04,000 रुपये का बेटा फायदा हो गया। कर्मचारी को, अंकित को उस गाड़ी का यूज करने से साल में कितने का फायदा हो गया? 2,04,000। ये सैलरी हेड में जुड़ेगा, ये सैलरी हेड में बेटा ऐड हो जाएगा। अगर उस गाड़ी को सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पर्पज के लिए दिया जा रहा है तो इतने रुपए पे बेटा सैलरी हेड में शामिल करने पड़ेंगे। बताओ इस यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो? हाँ जी बेटा, अब आ जाओ तीसरे केस में। हाँ जी बेटा, थर्ड केस पे आ जाओ। थर्ड केस में ये मान रहा हूं कि उस गाड़ी का यूज दोनों कामों के लिए हो रहा है, फॉर बोथ पर्पज। हाँ जी बेटा, दोनों कामों के लिए यूज हो रहा है, प्राइवेट पर्पज के लिए भी और ऑफिस। और रियल लाइफ में बेटा ऐसे ही होता है, ज्यादातर ज्यादातर यही होता है, कर्मचारी को जो गाड़ी दी जाती है ना, वो ऑफिस के लिए भी यूज होती है और बीवी बच्चों को घुमाने के लिए भी यूज होती है। तो उस केस में क्या करेंगे? इस केस में बेटा फिक्स रूल है गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट कहती है अगर बड़ी कार है तो 2,400 रुपये और छोटी कार है तो 1,600। तो यहाँ बड़ी कार मिली हुई है, तो बड़ी कार है तो हाँ जी बेटा कितने रुपए पे टैक्स लगेगा? 2,400। और साथ में ड्राइवर है, ड्राइवर के बेटा 900 रुपये जुड़ेंगे। ड्राइवर की सैलरी ध्यान रखना एक्चुअल नहीं लेनी, यहाँ पे ड्राइवर की एक्चुअल सैलरी तो 24,000 है, ये नहीं लेनी। एक्चुअल सैलरी को बेटा इग्नोर करना है, एक्चुअल कोई भी खर्चा नहीं लेना, एक्चुअल बेटा कोई भी खर्चा नहीं लेना। आपने क्या करना है? 2,400 रुपये, 2,400 क्यों लिया? क्योंकि बड़ी कार है, हाँ जी बेटा बिग कार है। और 900 क्यों लिया? क्योंकि ड्राइवर भी है। तो बेटा दोनों को ऐड कर दो, 2400 और 900, 3,300 रुपये हो गए। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पर मंथ है, तो 39,600 पे बेटा टैक्स लगेगा, ये सैलरी हेड में शामिल होगा। सैलरी हेड में इतने रुपए शामिल होंगे, 39,600। हाँ जी बेटा बताइए। बताओ जी बेटा, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना।
अभी मैं आगे नहीं करवा रहा, अभी मैं 2 मिनट में क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। बाकी के पॉइंट बेटा कल करेंगे हम। मैं अभी आपको एक छोटा-सा पॉइंट बता रहा हूँ। हो सकता है कि अंकित को ये जो कार की सुविधा पूरा साल ना दी गई हो। अंकित को कार की सुविधा हाँ जी बेटा, साल में केवल कुछ महीनों के लिए दी गई है। सपोज़ करो अंकित को बेटा जो गाड़ी की सुविधा दी गई है, वो साल में 8 महीने 8 महीने के लिए दी गई है। 8 महीने 10 दिन। कंपनी ने जो अंकित को गाड़ी की सुविधा दी है, उसका फ़ायदा अंकित ने कितने टाइम के लिए उठाया? 8 महीने 10 दिन के लिए। ठीक है जी? पूरा साल उसको फ़ायदा नहीं मिला गाड़ी का, सिर्फ़ इतने टाइम के लिए मिला है। तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में बेटा ध्यान रखना, पहले तो ये जो 10 डेज़ है, इसको तो इग्नोर कर देना। 10 डेज़ का बेटा कुछ नहीं करना। सिर्फ़ आपने कंप्लीट मंथ्स देखने हैं। कंप्लीट मंथ कितने हैं? 8। तो आपका टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालोगे? जो हमारा ये 3300 रुपए आया था बेटा, ध्यान से सुनो, ये 3300 रुपए हमने लिखा था, इस 3300 रुपए अमाउंट को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 8 से। हाँ जी, वेरी गुड। तो उस केस में टैक्सेबल अमाउंट बेटा हमारा 26,400 आ जाएगा। यानी कि इस केस में ध्यान रखना है, पार्ट ऑफ द मंथ विल बी इग्नोर्ड। जैसे 10 डेज़ हो या 15 दिन, या अगर 8 महीने 28 दिन भी हो, तो भी इग्नोर करना है। 8 महीने बेटा 28 दिन होता, तो भी आपने 28 दिनों का कुछ नहीं करना, सिर्फ़ 8 महीने लेके और उसको कर देंगे। हाँ जी बेटा, बात समझ में आ गई? अच्छा, और सुनो जी, 1-2 पॉइंट और बता, अगर अंकित सुप्रीम कोर्ट का जज है या हाई कोर्ट का जज है और उसको ये सुविधा मिली गई है, तो टैक्सेबल अमाउंट नील होगा। यदि अंकित हाई कोर्ट का जज है या सुप्रीम कोर्ट का जज है और उसको ये सुविधा दी गई है गाड़ी की, तो नील। और यदि अंकित को ये सुविधा जो गाड़ी की मिली हुई है, केवल घर से ऑफिस तक और ऑफिस से घर तक के लिए मिली हुई है, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस तक सिर्फ वो गाड़ी इस्तेमाल करता है, बाकी कामों के लिए इस्तेमाल नहीं होती, तो भी नील, तो भी बेटा नील आएगा। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक अगर ये सुविधा बेटा, तो भी नील। अगर अलाउंस होता, अलाउंस तो बेटा फुली टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर तक का जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, वो तो फुली टैक्सेबल होता है। बट यहाँ पे मैं कैश की चर्चा नहीं कर रहा, यहाँ बेटा मैं कैश की चर्चा नहीं कर रहा, यहाँ तो मैं बात कर रहा हूँ कंपनी की कार है, जो कर्मचारी को घर से रिसीव करती है और ऑफिस लेके जाती है और शाम को बेटा घर पे ड्रॉप कर देती है। तो इस सुविधा के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ध्यान